हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफॉर्मेंस जैक्सन पे। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ज़बरदस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2025 का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 2 के लिए हम सभी आज के इस लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। और आज आपका क्या तो सेकेंड लेक्चर होने वाला है इस टॉपिक का, जिसमें हम सभी क्या देख रहे हैं तो फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन को हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे थे तो हम सभी पढ़ रहे थे मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास को हम सभी देख रहे थे। इसके आगे हम सभी बात करें तो पिछले लेक्चर में क्या देखा था हम सभी ने, तो इस चैप्टर के परिचय को हम सभी ने देखा था। इसके आगे हम सभी ने क्या देखा तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास को हम लोग किस तरह से जान सकते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं पिछले क्लास में। और हम सभी आगे बात करें तो हम सभी ने चाणक्य, कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त, जो तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है, उनके बारे में, मौर्य काल के बारे से लेकर के और आपका सेल्यूकस निकेटर के बारे में भी हम सभी ने अध्ययन किया था। उसके बाद हम सभी ने पढ़ा क्या तो अध्ययन के स्रोत की प्राचीन भारत के बारे में हम सभी को कैसे जानकारी होती है, ये देखा था। इतिहास लेखन में अभिलेखों की क्या भूमिका रही है इसके बारे में और क्या महत्व रहा था इसके बारे में भी हम सभी ने चर्चा कर लिया था। और आज के इस प्यारे से लेक्चर में हम सभी चर्चा करेंगे क्या तो हम सभी चर्चा करेंगे अभिलेखों का पढ़ा जाना, यानी कि अभिलेख को किस प्रकार से पढ़ा गया और किस तरह से अभिलेख जो है इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, इसके बारे में हम सभी आज के इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो आप सभी को क्या करना है, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को आप सभी को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस कर देना है, क्योंकि मैं इस तरह का जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप वीडियो से लाभ उठा पाएँ। तो आइए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को क्या करना है तो इस प्यारे से लेक्चर को आप सभी को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना है। अभिलेख का पढ़ा जाना, तो आइए हम सभी अभिलेख को देखते हैं। अभिलेख का परिचय हम सभी ने पिछले क्लास में कर लिया था। तो अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, अभिलेखा शास्त्र कहा जाता है। जैसे कि राजनीति के अध्ययन को हम लोग राजनीतिक शास्त्र कहते हैं, इसी तरह रसायन के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, रसायन शास्त्र कहते हैं। ठीक इसी प्रकार अभिलेख के अध्ययन को हम लोग अभिलेख शास्त्र कहते हैं। आगे चर्चा करें हम सभी तो 1886 ईस्वी में भारत में पुरातात्विक विभाग की अभिलेख अध्ययन की शाखा की स्थापना हुई। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भारत में पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब हुई थी तो 1886 ईस्वी में। कब तो 1886 ईस्वी में अभिलेखों को पढ़ने के लिए इसकी एक शाखाएं स्थापित की गई थी भारत में। भारत सरकार में सर्वप्रथम क्या तो एपिग्राफिस्ट जर्मन विद्वान जो थे, जिनका नाम था हॉल्ट जैक। क्या था, हॉल्ट जैक नाम था। जर्मन के विद्वान थे, यानी कि जर्मनी के विद्वान थे, नाम था उनका हॉल्ट जैक। यही थे क्या तो भारत में एपिग्राफिस्ट के विद्वान सर्वप्रथम। आगे देखें तो अक्टूबर 1987 में प्रख्यात पत्रिका क्या तो एक पत्रिका आता है कब 1887 ईस्वी में, जिस पत्रिका का नाम होता है एपिग्राफिका इंडिका। क्या होता है, एपिग्राफिका इंडिका। लेकिन हम सभी ने कल चर्चा किया था कि इंडिका नामक पुस्तक की रचना जो है मेगास्थनीज नामक राजदूत ने किया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। और इसे भेजने वाले व्यक्ति कौन थे तो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर थे। आगे देखें तो आगे 1987 में एक पुस्तक की रचना होती है जिसका नाम होता है एपिग्राफिका इंडिका का सर्वप्रथम जो है क्या होता है, संस्करण प्रारंभ होता है। आगे देखें, आगे आप सभी देख पा रहे हो प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में
लिखे गए हैं। आपसे पूछा जाए कि प्राचीन काल में जो अभिलेख मिले हैं किस भाषा में मिले हैं, तो प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में मिले हैं। जन सामान्य की भाषा प्राकृत भाषा कही जाती थी। उस समय जनता को जिस तरह से हम सभी हिंदी अच्छे तरीके से बोल लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक उसी प्रकार प्राचीन भारत में आपका क्या था, तो प्राकृत भाषा बोली और समझी जाती थी, जिसे हम लोग जनसाधारण की भाषा कहते थे। इसीलिए आपका अभिलेख जो है खुदवाया गया था किस भाषा में, तो प्राकृत भाषा में ही खुदवाया गया था। आगे हम लोग चर्चा करें कि मौर्य वंश के तृतीय शासक जिनका नाम होता है अशोक, सम्राट अशोक के अभिलेख। सम्राट अशोक ने मुख्य रूप से आपका 14 अभिलेख खुदवाए, लेकिन आपसे पूछा जाए कुल में, तो कुल 84,000 से भी ज़्यादा अशोक ने क्या किया था, तो अभिलेख खुदवाए थे। और आपका फेमस जो मुख्य रूप से था 14 था। ठीक है। समस्त भारत में ब्राह्मी लिपि में क्या, तो सहवाज गढ़ी एवं मानसेहरा जो कि आपका पश्चिमी पाकिस्तान, जो वर्तमान समय में आपका पाकिस्तान है, इसमें आपका खरोष्टी लिपि एवं अफगानिस्तान में क्या, तो आरमाइक एवं यूनान लिपि में मुद्रित है। आपसे अगर पूछा जाए कि अशोक के जो अभिलेख मिले हैं पाकिस्तान में वे किस भाषा में, तो खरोष्टी लिपि में। किस लिपि में? खरोष्टी लिपि में। जबकि अफगानिस्तान में आपका अरमाइक एवं यूनानी लिपि में मिली है। ब्राह्मी लिपि बाएं से, ब्राह्मी लिपि जो होता था बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी, जिस तरह से हम लोग हिंदी इस तरह से लिखते हैं ना, ऐसे। कौन सा? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि आपका बाएं से दाएं लिखी जाती थी, जबकि आपका खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, यानी कि इस तरह से आपका लिखा जाने वाला कौन सा लिपि, यानी कि बाएं से दाएं जो लिखा जाता था ब्राह्मी लिपि, और दाएं से बाएं जो लिखी जाने वाली लिपि थी कौन सा, तो खरोष्टी लिपि थी, जिसका प्रयोग जो है अशोक के अभिलेख में किया गया है। इन सभी भाषाओं का, इन सभी लिपियों का उपयोग। आगे देखें अशोक के अभिलेखों का पढ़ा जाना, कि अशोक ने जितने भी अभिलेख खुदवाए थे उनके अभिलेख को किस तरह से पढ़ा गया, इसको ही हम लोग देखेंगे। तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त करना न केवल मौर्य कालीन इतिहास अपितु प्राचीन भारतीय इतिहास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अगर हम लोग अशोक के अभिलेख को पढ़ पाते हैं तो इससे हमें न केवल मौर्य वंश की जानकारी मिलेगी, क्या होगा, तो संपूर्ण प्राचीन भारत की जानकारी मिलेगी। इसमें इतनी अच्छी आपका पुस्तकें लिखी गई थी। 2 पुस्तक जो कि प्राचीन भारत में सबसे प्रसिद्ध था, जिसमें से आपका चाणक्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया इंडिका, ये दोनों काफ़ी फेमस आपका अभी तक में रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए। ये 2 पुस्तक, और दोनों के दोनों पुस्तकें जो है मौर्य वंश के काल में ही लिखे गए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी, अगर अशोक के अभिलेख को हम लोग पढ़ लेते हैं तो काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट इस तरह से यहाँ पर हो जाता है। आगे देखें तो 1750 ईस्वी में टिफेथेंतर, क्या है, टिफेनथेलर नामक एक आते हैं व्यक्ति। इन्होंने क्या किया, तो सर्वप्रथम दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया। नाम था, दिल्ली में अशोक के स्तंभ को पता लगाने वाले व्यक्ति का नाम था टिफेनथेलर। क्या नाम था? टिफेनथेलर, इन्होंने ही लगाया था। तभी से उसके अभिलेखों के अध्ययन के प्रयास किए जाने लगे थे। तो आपसे पूछा जाए कि अशोक के अभिलेख का पता 1785 ईस्वी में किसने लगाया था, तो इन्होंने लगाया था। कब लगाया था, तो 1750 में। ये कहाँ पर मिला था, तो दिल्ली में मिला था। तभी से लगातार अशोक के अभिलेख को पढ़ने का हम सभी क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं।
1830 ईस्वी में भारतीय अभिलेखों के अध्ययन की कुछ नई महत्वपूर्ण विधियां सामने आई। ईस्ट इंडिया कंपनी 1830 ईस्वी में भारत गुलाम था। उस समय में क्या था, तो अंग्रेजों का भारत में शासन हुआ करता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की टकसाल के एक अधिकारी जिनका नाम होता है जेम्स प्रिंसेप, क्या नाम होता है, जेम्स प्रिंसेप नाम होता है। इन्होंने क्या किया, तो प्राचीन शिलालेख तथा सिक्कों के प्रयोग की गई ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किया था। सर्वप्रथम खरोष्टी एवं ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा, तो नाम था जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा था, तो आपका जब 1830 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ करता था तब। आगे देखते हैं 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया, तो अशोक के अभिलेखों का अध्ययन प्रस्तुत कर दिया। यानी कि पढ़ने में वे सफल हो गए और उससे जो भी पता चला ये भारतीयों और संपूर्ण विश्व को दिखाने का प्रयास जेम्स प्रिंसेप ने किया था। उसने देखा कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी अर्थात मोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम अंकित है एवं प्रियदर्शी राजा की पहचान सम्राट अशोक से की गई। कहने का अर्थ यह है कि अशोक ने जितने भी अभिलेख लिखवाए थे उसमें से किसी पर भी अपना नाम अशोक अंकित नहीं किया था। क्या, तो अपना नाम जो है अशोक अंकित नहीं किया था। और ये पता लगा कि अशोक ने जितने भी अभिलेख लिखवाए थे उसमें प्रियदर्शी नाम लिखवाया था। क्या, तो प्रियदर्शी, इसीलिए हम लोग प्रियदर्शी नाम से अशोक को जानते हैं। किसको, आपसे अगर पूछा जाए कि प्राचीन भारतीय शासकों में किसे प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, तो सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक जो थे मौर्य वंश के तृतीय शासक थे। तो इनके पिताजी का नाम क्या था, तो बिंदुसार था और इनके दादाजी का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन आप एक और व्यक्ति आता है, एक होता है नाम बिंदुसार जबकि एक होता है बिंबिसार। क्या, बिंबिसार। बिंबिसार जो थे ये हर्यक वंश के संस्थापक थे और इन्होंने ही, बिंबिसार ने ही क्या किया था, तो मगध जैसे विशाल साम्राज्य का स्थापना किया था। जबकि बिंदुसार जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और अशोक का पिता था। ऐसे आपको याद रखना है। तो अशोक के अभिलेख में अशोक को किस नाम से जाना गया है, तो प्रियदर्शी के नाम से जाना गया है। उदाहरण के लिए अशोक के 14 शिलालेखों में से गिरनार एक अभिलेख का नाम होता है। क्या, तो गिरनार, जो कि आपका जूनागढ़ में मिला है। और जूनागढ़ कहाँ पर है, तो जूनागढ़ आपका गुजरात के सौराष्ट्र में है। कहाँ पर, गुजरात के सौराष्ट्र में मिला है। यहाँ पर प्राप्त तृतीय अभिलेख शिलालेख पर ब्राह्मी लिपि में प्रथम पंक्ति इस प्रकार लिखी गई है। ब्राह्मी लिपि में जो गिरनार अभिलेख मिला है उसमें पहली पंक्ति इस प्रकार लिखी गई है, जो कि यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ। क्या है, देवान पियो प्रियदर्शी राजा एवं आह। इसका अर्थ क्या होता है, तो आइए हम लोग देखते हैं। ब्राह्मी लिपि का शब्द है देवान पियो प्रियदर्शी राजा एवं आह। इसका हम लोग अगर हिंदी में देखें तो देवान प्रियदर्शी अशोक राजा ने ऐसा कहा। क्या, फिर से एक बार देखें, देवान प्रिय यानी कि देवों के प्रिय राजा अशोक ने ऐसा कहा। क्या कहा, तो आइए हम लोग नीचे देखते हैं कि अशोक ने अपने गिरनार के अभिलेख में क्या कहा था। अशोक ने अभिलेख में उसे 3 नामों से पुकारा गया है। कितने नाम से, अशोक के अभिलेखों में अशोक को 3 नाम से पुकारा गया है। पहला आपका अशोक, दूसरा आपका देवान प्रिय यानी कि देवों के प्रिय, तीसरा नाम आपका पुकारा गया है प्रियदर्शी एवं राजा। 4 नाम से अशोक को संबोधित किया गया है, जो कि ये बताता है इतने सारे नाम और इतने सारे अभिलेख ये बताता है कि अशोक प्राचीन भारत में प्राचीन काल में कितने बड़े सम्राट हुआ करते थे। आगे देखें, मस्की आपका कर्नाटक
मस्की कर्नाटक एवं गुर्जरा, ये गुर्जरा जो आपका दतिया मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर? गुर्जरा आपका मध्य प्रदेश से प्राप्त अशोक के छोटे छोटे अभिलेख में अशोक नाम दिया गया है। अशोक के अभिलेखों का पढ़ा जाना प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की दृष्टि से क्रांतिकारी सिद्ध हुई है। यानी कि अगर हम लोग अशोक के शिलालेख अभिलेख को पढ़ पाते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, तो प्राचीन भारत में राजनीति एवं आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति और ढांचा स्ट्रक्चर जो था इसके बारे में हम सभी को विस्तार पूर्वक जानकारी मिल जाएगी। आगे देखें तो कई अभिलेखों एवं सिक्कों में तिथि भी खुदाई गई है। कई ऐसे अभिलेख भी खुदवाए गए हैं जिसमें डेट और तारीख बिल्कुल स्पष्ट आपका दिखाया गया है। इसे राजनीतिक इतिहास का कालांतर, यानी कि ये जो आपका डेट और समय को खुदवाया गया है यानी कि लिखवाया गया है, इससे पता चलता है कि कालांतर में यानी कि पहले के समय में क्या होती है, तो राजनीति के बारे में और कब ये युद्ध हुआ था, क्या हुआ था, नहीं हुआ था, हमारा जो साम्राज्य था यानी कि भारत का साम्राज्य जो था कहाँ तक फैला हुआ था, इसके बारे में हम सभी को विस्तार से जानकारी मिल जाती है। आगे हम लोग चर्चा करें तो अगला अपना टॉपिक निकल के आता है अभिलेख इतिहास के द्वार खोलते हैं। अभिलेख जो होते हैं इतिहास के द्वार खोल देते हैं यानी कि दरवाज़ा खोल देते हैं। अगर हम लोग अभिलेख को पढ़ पाते हैं, अगर अभिलेख को पढ़ने में सक्षम हो पाते हैं तो इससे क्या होगा, हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ मिल जाएगी। तो प्राचीन भारत का इतिहास जो लिखा गया है महत्वपूर्ण राजाओं के अभिलेखों से ही प्राचीन भारत का इतिहास लिखने का प्रयास किया गया है। इसलिए आपका अभिलेख जो हो जाता है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आप सभी को पढ़ने के लिए। आगे देखें प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन में अभिलेखों की एकदम महत्वपूर्ण भूमिका रही है और अभिलेखों ने ये भूमिका बाखूबी निभाया है। प्रायः आपका प्रत्येक काल के अभिलेख एवं साहित्यिक जो आपका साक्ष्य रहा है, हमें इससे ये पता चलता है कि तुलनात्मक अध्ययन में यानी कि तुलना वर्तमान समय में राजनीतिक स्थिति कैसी है और प्राचीन भारत में या फिर प्राचीन काल में जो अभिलेख मिले हैं उसमें कैसा राजनीतिक स्थिति बताया गया है, इन दोनों में क्या होता है, तो तुलनात्मक अध्ययन करने का हम सभी को अवसर प्रदान होता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका ये अभिलेख और तुलनात्मक जो आपका अध्ययन रहा है ये निभाया है। यहाँ हम प्रत्येक काल के एक एक अभिलेख की संक्षिप्त जानकारी दे करके यह बताने का आप सभी को यहाँ पर प्रयास किया गया है कि अभिलेख किस प्रकार इतिहास के द्वार खोलते हैं। तो आपका कुछ शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे अभिलेखों का दिया गया है जिसके अध्ययन से हम सभी को पता चलेगा कि वर्तमान समय में राजनीति और अन्य स्ट्रक्चर ढांचा जो आपका समाज का है ये किस प्रकार का है और प्राचीन भारत में किस प्रकार का था। तो आपका अशोक जो जीवित थे उस समय बौद्ध धर्म जो था अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था, यानी कि काफ़ी आपका बौद्ध धर्म फैल चुका था। तो अशोक से पूर्व गौतम बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद, लेकिन बौद्ध धर्म तो अशोक के समय अपने चरमोत्कर्ष पर था, लेकिन अशोक के शासन काल से पहले ही गौतम बुद्ध जो थे इनका निधन हो चुका था, इनकी मृत्यु हो चुकी थी। के बाद 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आपका ब्राह्मी लिपि में पिपरवाहा स्तूप अभिलेख मिला है जो कि किस जिले में है, तो सिद्धार्थ नगर में। सिद्धार्थ जो था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, इसीलिए आपका यहाँ पर जिला का नाम रख दिया गया था सिद्धार्थ, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है। सर्वप्रथम बौद्ध अस्थि कलश अभिलेख मिला है, यहीं पर आपका सिद्धार्थ में
सिद्धार्थ नामक स्थान पर जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित जो है कुछ अस्थि कलश मिले हैं। इस अभिलेख में अस्थियों की राख के ऊपर स्तूप बनाने की परंपरा थी। हम व्यक्ति को हिंदू धर्म में जलाने के बाद जो कुछ अस्थियां बच जाती है, क्या था, तो उसी अस्थि पर बौद्ध धर्म में स्तूप बनाने का परंपरा था। उसी अस्थि पर, जैसे कि वर्तमान समय में अस्थि को हम लोग पानी में भंसा देते हैं, लेकिन पहले के जमाने यानी कि बौद्ध धर्म में उसी अस्थि पर आपका क्या बनाया जाता था, तो स्तूप बनाया जाता था। मौर्य सम्राट अशोक का प्रथम शिलालेख सौराष्ट्र के जूनागढ़ जिले के गिरनार से मिला है। जूनागढ़ जिले के गिरनार से, जूनागढ़ आपका जिला है जो कि सौराष्ट्र के बगल में पड़ता है, और सौराष्ट्र जो आपका कहाँ पर है, गुजरात में है। यहीं से अशोक के पहले अभिलेख मिले हैं। और गिरनार जो अभिलेख मिला है, इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। यह आपका 272 से 32 ईसा पूर्व का है। ये आपका गिरनार अभिलेख जो है 272 ईसा पूर्व से 32, मैं आपको पिछले क्लास में बताया था कि ईसा पूर्व जो है आपका उल्टा चलता है, जबकि ईस्वी आपका बढ़ते हुए चलता है, जबकि ईसा पूर्व आपका घटते हुए चलता है। तो ठीक इसी प्रकार 272 ईसा पूर्व से 32 ईसा पूर्व के बीच जो है यहाँ पर क्या हुआ था, तो गिरनार अभिलेख लिखवाया गया था, मिला था। इस अभिलेख की तृतीय पंक्ति में अशोक ने निर्देश दिया है। अशोक ने गिरने पंक्ति में क्या कहा है, तो जीव बलि के लिए नहीं मारा जाएगा। यानी कि कोई भी, पहले क्या होता था, तो हिंदू धर्म में देवी देवताओं को बलि प्रदान की जाती थी, जिसमें जीवों को, यानी कि जो जीवित वस्तु, जीवित जो होते थे, चाहे वो आपका कोई भी जानवर हो या फिर व्यक्ति हो, उसका बलि दिया जाता था। लेकिन अशोक ने अपने तीसरे गिरनार वाले अभिलेख में तीसरे पंक्ति में लिखवाया है कि जीव, कोई भी जीव हो, उसका बलि नहीं दिया जाएगा। अशोक का 13वां शिलालेख सवाजगढ़ी से मिला है। कहाँ से, सवाजगढ़ी से मिला है। इसकी प्रथम पंक्ति में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि अशोक के कलिंग विजय का पता अशोक के किस अभिलेख से पता चलता है, तो 13वें शिलालेख से। किस शिलालेख से, 13वें शिलालेख से। एवं 9वीं पंक्ति में अशोक के विदेशी राजाओं के संबंध की जानकारी दी गई है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि प्रथम पंक्ति में किस सवाजगढ़ी से आपका कौन सा अभिलेख मिला है, तो अशोक का 13वां अभिलेख। और इसमें प्रथम पंक्ति में ये बताया गया है कि अशोक ने कलिंग पर किस तरह से विजय पाया था, इसके बारे में। जबकि 9वें पंक्ति में आपका 9वें लाइन में ये बताया गया है कि अशोक के विदेशी राजाओं के साथ कैसा संबंध था, ये बताया गया है। और इसी प्रकार आपका अशोक जो है अपने पुत्र एवं पुत्री को श्रीलंका भेज देते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ये बताता है आपका कि अशोक का कितना पहुंच था, यानी कि अशोक से विश्व के विदेशों के भी राजा उनका सम्मान किया करते थे। और इसलिए आज भी वर्तमान समय में भी श्रीलंका में बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या अधिक मिलती है। यह प्रयास जो रहा किसका रहा, तो मौर्य वंश के तृतीय शासक अशोक का ही रहा। आशा करूंगा कि यहाँ तक आप सभी को अच्छे ढंग से समझ में आ रहा हो। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का हेल्पफुल वीडियो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात जो है यहाँ पर मौर्य साम्राज्य, देखिए, क्योंकि अशोक ने काफ़ी रक्तपात किया था किस युद्ध में, तो आपका कलिंग युद्ध में। इसी के कारण उनका धर्म परिवर्तन करके अशोक बौद्ध धर्म अपना लिए थे और अहिंसा के मार्ग पर चलने लगे थे, और अपने पुत्र एवं पुत्री को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेज दिए। तो इस तरह से उनका पुत्र जो है राज कार्य में भाग नहीं ले पाया और राजा नहीं बन पाया, जिस कारण क्या होता है, तो आपका
मौर्य वंश का समाप्ति हो जाता है, मौर्य वंश का पतन हो जाता है। इसके बाद आता है भारत में शुंग वंश। कौन सा? शुंग वंश के शासक भागभद्र के बेसनगर, बेसनगर आपका विदिशा मध्य प्रदेश, बेसनगर विदिशा अभिलेख से पता चलता है कि यवन दूत, यवन के दूत जो थे नाम था उसका हेलियोडोटस। क्या था? हेलियोडोटस। तक्षशिला से आकर के विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना कर दिया। आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय रहा है, जो कि आपका पाकिस्तान में, वर्तमान समय में तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो आपका पाकिस्तान में है, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय भारत में है। और यहाँ पर प्रशिक्षण लेने वाले व्यक्ति नाम था उनका हेलियोडोटस, नाम था हेलियोडोटस। इन्होंने क्या किया? तो मध्य प्रदेश के विदिशा में आकर के गरुड़ ध्वज की स्थापना कर दिया। यह अभिलेख द्वितीय सदी ईसा पूर्व का है। यह अभिलेख जो है द्वितीय सदी ईसा पूर्व का है। इसकी लिपि भी ब्राह्मी बताई गई है। इससे पता चलता है कि शुंग वंश के शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, यानी कि वैष्णव धर्म को माना करते थे, बौद्ध धर्म को नहीं माना करते थे। आगे हम लोग देखें तो अगला है खारबेल का हाथी गुफा अभिलेख। खारबेल से आपका हाथी गुफा अभिलेख मिला है। यहाँ पर आपका कलिंग जो कहा जाता है, वर्तमान समय में कलिंग आपका उड़ीसा का नाम है। ओके, कलिंग राज खारबेल, कलिंग के जो राजा थे खारबेल का यह अभिलेख पूरी तरह उड़ीसा के हाथी गुफा अभिलेख से मिला है। आपको मैं बता चुका हूँ कि आपका कलिंग उड़ीसा का पुराना नाम था। यहाँ के राजा का नाम खारबेल था। क्या था? खारबेल। और ये हाथी गुफा नामक एक स्थान था जहाँ से मिला है, तो खारबेल का हाथी गुफा अभिलेख इस अभिलेख का नाम पड़ जाता है। इसकी लिपि भी आपका ब्राह्मी बताई गई है। और इस तरह से यह प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध का है, यानी कि प्रथम शताब्दी जब खत्म हो रहा था तब का ये खारबेल का अभिलेख है। इसमें कलिंग के प्रसिद्ध शासक खारबेल की राजनीति उपलब्धियों एवं लोक मंगल कार्य मिलते हैं। खारबेल जो अभिलेख लिखवाया था नाम था क्या? तो हाथी गुफा अभिलेख। उसमें राजनीति उपलब्धि यानी कि कितने क्षेत्रों पर वह खारबेल विजय पा चुका था और लोगों के भला के लिए क्या क्या काम किया था, इसको बताया गया है खारबेल के हाथी गुफा अभिलेख में। उसने मगध तक का क्षेत्र जीत लिया था। बिहार में आपका मगध था, वैशाली साइड में, यहाँ तक उड़ीसा से यहाँ तक के क्षेत्र को जीत लिया था खारबेल, जिसका पता हमें खारबेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। इस अभिलेख में इस अभिलेख की जो सर्वप्रथम विशेषताएं बताई गई है यह है कि इसमें प्रारंभिक 13 वर्ष के जीवन की घटनाओं का क्रमबद्ध एवं विस्तार पूर्वक जानकारी मिलता है। खारबेल ने अपने प्रारंभिक 13 वर्ष की अवस्था तक क्या क्या काम किया था, इसके बारे में सिलसिलेवार आपको क्रमबद्ध रूप से जानकारी दी गई है खारबेल के हाथी गुफा अभिलेख में। आगे अपना अभिलेख निकल के आता है नागनिका। क्या? नागनिका का नाना घाट अभिलेख। एक व्यक्ति होती है जिसका नाम होता है नागनिका। नागनिका के बारे में हम सभी को आगे पता चलेगा। तो नागनिका ने नाना घाट गुहा अभिलेख लिखवाया था। क्या? अगर आपसे पूछा जाए कि नागनिका ने कौन सा अभिलेख लिखवाया, तो नागनिका ने नाना घाट गुफा अभिलेख लिखवाया था। और आगे देखें तो सातवाहन वंश के कई पर्याप्त यहाँ पर अभिलेख आपको मिला है। यह एक अभिलेख प्रमुख है जिसमें सातवाहन वंश में सबसे प्रमुख आपका नागनिका का नाना घाट गुहा अभिलेख है। कई अभिलेख मिले हैं सातवाहन वंश के, लेकिन सबसे प्रसिद्ध आपका नाना घाट गुफा अभिलेख मिला है। यह आपका कहाँ से मिला है? तो पूना के नाना घाट से मिला है। इसीलिए इसका नाम जो है
क्या रखा गया है, तो नाना घाट रखा गया है, जबकि इसको लिखवाने वाली व्यक्ति का नाम था नागनिका। इसीलिए नागनिका का नाना घाट गुहा अभिलेख इसका नाम पड़ा है। यह अभिलेख भी आपका प्रथम सदी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध का यानी कि तुरंत बाद का है। यह भी ब्राह्मी लिपि में है, यानी कि जितने भी अभिलेख मैंने आपको अभी तक बताया सारा का सारा आपका ब्राह्मी लिपि का ही मिला है। तो आपको बस नाम याद रख लेना है कि कौन कौन सा अभिलेख हम सभी पढ़ चुके हैं। इसमें सातवाहन शासक सतकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका ने विभिन्न यज्ञों का विवरण दिया है। तो नागनिका कौन थी, तो नागनिका जो थी सातवाहन वंश के शासक सतकर्णी प्रथम की पत्नी थी। कौन, तो सतकर्णी प्रथम की पत्नी का नाम क्या था, नागनिका। नागनिका ने अपने नाना घाट अभिलेख में किसका विवरण दिया है, तो प्राचीन भारत में जो यज्ञ होता था और सातवाहन वंश में जितने भी यज्ञ हुए थे उसका विवरण दिया है। इसे सातवाहन कालीन या फिर दक्षिण भारत की राजनीति या फिर आपका धर्म एवं आर्थिक स्थिति का पता चलता है किससे, तो नागनिका का नाना घाट अभिलेख से। आगे देखें, मैं आशा करूंगा कि यहाँ तक आप सभी को बेहद अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। अगला है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। क्या, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख शक छत्रपद यानी कि क्षत्रिय शासक रुद्रदामन का ब्राह्मी अभिलेख में जूनागढ़ आपका गुजरात में एक अत्यंत महत्वपूर्ण आपका अभिलेख मिला है। इसमें सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो मौर्य वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। बाद में रुद्रदमन ने क्या किया, तो इसी सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था और इस पर बांध बंधवाया था। इसके बारे में जानकारी रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। कहाँ से, रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। आगे देखें, सुदर्शन झील की सांगोपांग प्रिंसेप जानकारी उपलब्ध कराने वाले इस अभिलेख को प्रकाश में लाने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप महोदय को जाता है। यानी कि जूनागढ़ अभिलेख में जो रुद्रदमन उसका बांध बंधवाया था इस पर प्रकाश किसने डाला है, तो जेम्स प्रिंसेप ने डाला है। उन्होंने सर्वप्रथम 1832 ईस्वी में जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के 7वें अंक में प्रकाशित करवाया था। ये अभिलेख के बारे में जानकारी जो है प्रिंसेप ने कब दिया, तो 1832 ईस्वी में। किस संस्था के अंतर्गत, तो जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के 7वें अंक में यहाँ पर प्रस्तुत करवाया था। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार रुद्रदमन के प्रांतीय शासक सुविशाख दत्त कौन था, तो एक शासक था, प्रांतीय शासक। जिस तरह से आपका केंद्र में मोदी जी हैं वर्तमान समय में और आपका राज्य लेवल पर बिहार की बात की जाए तो नीतीश कुमार है, ठीक इसी प्रकार रुद्रदमन आपका केंद्र लेवल के सरकार थे और प्रांतीय सरकार जो यानी कि राजा जो थे कौन थे, सुविशाख दत्त। कौन, सुविशाख दत्त। इन्होंने क्या क्या करवाया था, तो सुदर्शन झील का बांध का पूर्ण निर्माण करवाया था, यानी कि मरम्मत करवाया था। साथ ही इसमें रुद्रदमन की राजनीति उपलब्धियों का भी विवरण मिलता है जूनागढ़ अभिलेख से। आगे देखिए, यह आपका 150 ईस्वी का है। यहाँ से आपका ईस्वी स्टार्ट हो जाता है और ये जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन का जो है 150 ईस्वी का है। आगे देखें, अगला अपना इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, सारा का सारा आपका तो याद करना है आप सभी को। मिनांडर का सिनकोट प्रस्तर मंजूषा अभिलेख। कौन सा, मिनांडर का अब हम लोग देखेंगे मंजूषा अभिलेख। तो आपका यहाँ से शुरू हो जाता है कि खरोष्ठी लिपि में है। मिनांडर के द्वारा लिखवाया गया अभिलेख किस भाषा में, खरोष्ठी लिपि में है, जो कि आपका 115 ईस्वी से ईसा पूर्व से 90 ईसा पूर्व इंडो ग्रीक शासक था। ये मिनांडर जो था इंडो ग्रीक शासक था। मिनांडर का यह एक प्रमुख अभिलेख मिला है।
यह आपका अफगानिस्तान के सिनकोट से प्राप्त हुआ है। यानी कि मंजूषा अभिलेख कहाँ से मिला है? अफगानिस्तान से मिला है। इसकी राजधानी सकल थी। इसकी राजधानी यानी कि सिनकोट की राजधानी सकल थी और पाकिस्तान का वर्तमान में सियालकोट है। ये जो सकला थी, क्या थी? राजधानी सकला थी। ये आपका वर्तमान में पाकिस्तान में है और इसका नाम क्या है? सियालकोट। क्या है? सियालकोट। आगे देखें, आगे अपना गंडोफरीज का ब्राही प्रस्तर अभिलेख, इसको हम लोग देखते हैं। तो पल्लव वंश के शासक थे गंडोफरनीज का यह अभिलेख पेशावर भी आपका पाकिस्तान में है। कहाँ पर? पाकिस्तान में है पेशावर। यहाँ से ब्राही से प्राप्त हुआ है। ब्राही से इसका ये अभिलेख मिला है। यह भी आपका किस लिपि में है? खरोष्ठी लिपि में है। ये दोनों खरोष्ठी लिपि में लिखवाने वाले शासक विदेशियन हैं, आप सभी को याद रखना है। और आगे हम लोग क्या करेंगे? तो आगे जो हम लोग चर्चा करेंगे कनिष्क के अगले टॉपिक में, अगले डे हम लोग चर्चा करेंगे कनिष्क प्रथम का सुई बिहार ताम्रपत्र अभिलेख। किसका? कनिष्क प्रथम का सुई बिहार ताम्रपत्र अभिलेख से हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आशा करूंगा कि ये क्लास आप सभी को काफ़ी हेल्पफुल आप सभी के लिए रहा होगा और आप सभी को काफ़ी यहाँ पे वीडियो लाभदायक रहा होगा आप सभी के लिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने प्यारे से फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।